सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे हिंदुस्तान लाइव न्यूज पर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू। जैसे कि सर आप सभी जानते हैं कि जनरल बख्शी साहब जो हैं, जिनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से ही है, वो मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं। वो ट्रूथ, वो सच्चाई को दुनिया के सामने, देश के सामने लेके आते हैं। आज हम सर से विस्तृत बात करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हम सर को चैनलों में देखते हैं, कई सारे नेशनल चैनलों में देखते हैं, लेकिन हम सर चाहते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पूरा मामला हमारे देशवासी समझें और जाने कि क्या है भारत चाइना का मामला, क्या है भारत पाकिस्तान का मामला, और किस तरह से ये पाकिस्तान और चाइना का नेक्सस बना हुआ है, जिससे हम और पूरा हिंदुस्तान सामना कर रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, थैंक यू। सर मेरा ये कहना है कि डोकलाम, गलवान और पेंगोंग, अब क्या आगे क्या होने वाला है? देखिए, थोड़ा परिप्रेक्ष्य जरूरी है। इस साल कोरोना की महामारी चीन से फैली और पूरी दुनिया को संक्रमित किया। कोई 20 मिलियन लोग संक्रमित हुए, कोई 1 मिलियन 10 करोड़ के करीब जो 1 मिलियन के करीब जो हैं वो बेचारे मारे गए। ये तो देन थी चीन की। लोगों का अंदेशा था कि चीन थोड़ा अपॉलोजेटिक होगा, कुछ कंट्रीशन होगी, कुछ होगा। उसके बदले चीन ने इसका पूरा फायदा उठाकर, ये देखकर कि उसके सारे बड़े दुश्मन अमेरिका, इंडिया, जापान, यूरोप इत्यादि ये आर्थिक तौर से हिल गए हैं कोरोना को लेकर, तो उसने ये समय चुना दादागिरी दिखाने का। ईस्ट चाइना सी में, ताइवान स्ट्रेट्स में, साउथ चाइना सी में और हिमालयन फ्रंट पे। बात ऐसी है कि लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में हर साल हम लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं, और इस साल कोविड के चलते हमने एक्सरसाइज नहीं की। चीन की 2 डिवीजन, 4 हाईलैंड मोटराइज डिवीजन, 6th मैकेनाइज डिवीजन जो थी, वो शिनजियांग से 1000 किलोमीटर दूर आकर ईस्टर्न लद्दाख के सामने एक्सरसाइज कर रहे थे। मई के पहले हफ्ते में एकदम से वो सिविल गाड़ियों में बैठकर जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ईस्टर्न लद्दाख में, वहां पे वो जाके चढ़ बैठे और उन्होंने इंट्रूजन करने की कोशिश की। दौलत बेग ओल्डी में, देप्सांग प्लेन में, हॉट स्प्रिंग्स में, गलवान वैली में और पंगोंग सो के नॉर्थ में। ठीक है, ये 5 पॉइंट पे बड़ी इंट्रूजन करने की कोशिश की। हम लोग बाय सरप्राइज, अचंबा हासिल हो गया था, हम लोग वी वर टेकन बाय सरप्राइज। लेकिन एकदम से इंडियन आर्मी ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया और चीन को टैंक फॉर टैंक, गन फॉर गन, सोल्जर फॉर सोल्जर मैच किया। 2 डिवीजन हमारी भी तैनात हो गई और चीन हैरान रह गया। फिर चीन ने बातचीत शुरू की। अभी बातचीत चली रही थी साहब की 15 जून को, जो कि शी जिनपिंग साहब का जन्म दिवस था, जो पाकिस्तान का जो चीन का वेस्टर्न थिएटर कमांडर है जनरल जोंग की, उसने अपने बॉस को चाटुकारी करने की कोशिश की और वो एक तोहफा देना चाहता था शी जिनपिंग को उसके बर्थडे पर। उसने कोई 300-400 सिपाही भेजे गलवान घाटी में, जो कि आयरन रॉड्स, बेसबॉल बैट जिस पे तार, कंटीली तार बनी थी, नेल्स गड़े हुए थे, चाकू और पत्थर लेके ये लोग आए। और हालांकि नाम को तो बोला कि साहब हमने फायर आर्म का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये लीथल हथियार इस्तेमाल करके हमारे 1 कर्नल और 19 जवान, यानी टोटल 20 सैनिक शहीद किए। हमारे भी लड़कों ने अच्छा करारा जवाब दिया हैंड टू हैंड फाइटिंग में भी। हालांकि हमको ये समझ नहीं आया कि जब ऐसा कातिलाना घातक हमला किया गया, हमने हैंड टू हैंड फाइट क्यों की? हमें मार के गिरा देने चाहिए थे। लेकिन ये 1993 का अकॉर्ड, 1996 का अकॉर्ड, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री अब पीस मिनिस्ट्री बनती जा रही है और उसके चलते उन्होंने यही जोर दिया था कि साहब हम अकॉर्ड की मान्यता करें। और 96 का जो अकॉर्ड है उसका आर्टिकल 6 कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर इस तरफ उस तरफ कोई हथियार इस्तेमाल नहीं होंगे, कोई स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो हमारे जवानों ने भी हुक्म माना और केवल बेयर हैंड से लड़े। और इसमें भी उन्होंने जो है 16 की तो गर्दन तोड़ दी, कोई 43 के मारने का हमारा अंदाज था,
अभी खबरें आ रही कि कोई 60 चीनी मरे। चीन ने बिल्कुल इनकार कर दिया मानने से उसके कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने उसके मारे गए सिपाही। हमने तो अपने शहीदों को पूरा जो है मिलिट्री ऑनर्स के साथ उनका संस्कार किया, आखिरी संस्कार किए, पूरा देश उनको सलामी दी। लेकिन चीन ने बिल्कुल छुपा दिया, जिस तरह उसने महामारी में कितने मरे हैं कोरोना की और उसके देश में, वो भी छुपा दिया है। और इसके बाद ये टॉक का सिलसिला ड्रैग ऑन होता रहा। पहले तो हम बैकफुट पे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी वहां पे फौजें पहुंच गई, रसद पहुंच गई, तैयारी हो गई, तो भारत ने भी पलटवार किया और बहुत ही अच्छा और सोचा समझा पलटवार किया। जो पोंगोंग सो के साउथ के इलाके में, जहां की मेन इन्वेजन रूट है चीन से आने वाला, जो कि स्पांगुर गैप से होता चुशुल के बाउल और वहां से सीधा लेह को जाता है, उसके ऊपर जो डोमिनेटिंग हाइट्स थी, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, मगर हिल, गुरुंग हिल, रेजांगला, रेचिल्ला इत्यादि, यानी जो कैलाश रेंज के साथ जो तमाम हाइट्स हैं जो कि तिब्बत के अंदर देखती हैं, उनको पकड़ लिया। और ये हाइट्स जो चीन की मोल्दो की गैरिजन है उसके ठीक ऊपर आ गई। और मतलब कि अगर कल लड़ाई होती है तो बहुत बुरी तरह से पिटेंगे चीन वाले, क्योंकि बिल्कुल रिवर्स हो गया है जो 62 में हुआ था। 62 में चीन के सिपाही छागला की हाइट में बैठे थे, हम जो है न्यामका चू के खड्डे में बैठे हुए कि जाके सबसे आगे जाओ, आगे जाओ और आगे जाओ करके धकेला गया था। इस बार हमारी सेना को बड़ा अच्छा तजुर्बा है माउंटेन वॉरफेयर का, बिल्कुल जो बूट इज ऑन द अदर लेग। और चीन हक्का बक्का रह गया इससे। मॉस्को में शंघाई समिट के चलते बातचीत हो रही थी, डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच बातचीत हुई, बिल्कुल नकारा रही। और उसके 2 दिन के बाद फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच बातचीत हुई और बड़ी चिकनी चुपड़ी हमको वो 5 पॉइंट की रिपोर्ट आ गई कि साहब हम 1993 1996 के एग्रीमेंट्स का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अपनाएंगे इत्यादि इत्यादि। मुझे ये समझ नहीं आया कि गालवान 15 जून के बाद जो हत्याकांड हुआ जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसके बाद आप किस तरह पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड की बात कर सकते हैं? दैट इज डेड एंड बरिड, डेड एंड बरिड। तो अब देखना यह है कि चीन को जैसे को तैसा तो मिल गया है। पोंगोंग सो नॉर्थ में भी हमने वो हाइट पकड़ ली है जो कि वो डोमिनेट करती है फिंगर्स के इलाके को, फिंगर 4 टू फिंगर 8 को, वो हाइट भी हमारे कब्जे में। और चीन अब काफी सक पका गया है, उसे समझ नहीं आ रहा किस तरह वो इसका रिस्पॉन्स दे। हैरत में है चीन, उनके कमांडर को बुला के काफी डांट फटकार पड़ी है कि ये कैसे हो गया, लेकिन ये भारत की फौज ने कर दिया है। इसमें स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान इस्तेमाल किए गए और हमारे 17 कोर के बाशिंदे उसमें इस्तेमाल हुए हैं और हमने यहाँ पे एडवांटेज गेन कर दिया है। देपसांग और जो दौलत बेग ओल्दी के इलाके में चीन अभी भी थोड़ी सी बढ़त हासिल किए हुए। जी जी, बहुत सही बात बोली सर। भारत की पूरी तैयारी है, हिंदुस्तान की तैयारी जोरों पर है और हर परिस्थिति का सामना करने की हमारी सेनाएं तैयार हैं। लेकिन सर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम, आपने अभी बताया कि हम लगभग सभी टॉप की चोटों पे हमारा कब्जा है। अब मौसम ठंड का आने वाला है, ऐसी स्थिति में आप क्या, किस तरह से आप देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है? देखिए साहब, भारत की फौज को ठंड से कोई डर नहीं लगता। प्लीज आप समझिए कि हम सियाचिन में 21,000 22,000 फुट की हाइट पे सारा साल रहते हैं। ठंड में, बर्फ में, गर्मी में, बारिश में, धूप में, छांव में, हमेशा हम लोग सियाचिन के ऊपर टिके हुए। अगर हम सियाचिन पे 21-22 हजार फुट में बर्फबारी में रह सकते हैं, तो लद्दाख की 15-16 हजार फुट की पहाड़ियों में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम चीन को होगी, कष्ट चीन को ज्यादा होगा। ठीक है साहब, ये बिल्कुल मान के चलिए। और कि चीन की फौज 10 फीट टॉल है, ये जो चीन के चाटुकार हमारे देश में जो डरा रहे हैं, हमारे लीडरों को, पॉलिटिशियंस को और हमारे मीडिया को बहका रहे हैं पैसे खाकर, ये चाटुकारों को पता होना चाहिए कि 1962 और 2020 में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी सेना तब से जो है बहुत जंग में माहिर हो गई है। हम 65 का युद्ध लड़े, 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए,
फिर पाकिस्तान का धूल चटाई कारगिल के युद्ध में, और उसके बाद लगातार कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में लड़ रहे हैं। हमें लगातार तजुर्बा है फाइटिंग का। माउंटेन वॉरफेयर में भारतीय फौज का दूसरा कोई सानी नहीं है, ये चीन के जर्नैल मानते हैं। ठीक है साहब। और चीन को लड़े 42 साल हो गए हैं, नंबर एक। नंबर दो, चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म है, मतलब इकलौता माँ बाप का बेटा क्या लड़ेगा, क्या सर खाक लड़ेगा, जिसको इतने लाड प्यार नाजों से पाला गया है। हाल ही में एक वीडियो दिखाया था जिसमें ताइवान के न्यूज एजेंसीज ने, जिसमें चीन के सिपाही जब उनको बोला गया कि आपको जाना है इंडिया के बॉर्डर पे, तो वो बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रहे थे। ये तो हाल है उनके मोराल का। ठीक है साहब। तो ये जो है ना, हमको डरा डरा के हमारे चाटुकारों ने, चीन के हमारे बाबूगिरी जो है, बाबू डॉम है, हमारी नौकरशाही है, डरा डरा के मारा हुआ है कि चीन 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 को हाथ मत लगाना, तुम मारे जाओगे। 62 में भी ऐसा ही हुआ था। एयरफोर्स ना इस्तेमाल करना, चीन हमारी सारे शहरों को ध्वंस कर देगा। बकवास। जबकि असलियत यह थी कि हमारी एयरफोर्स हावी थी उस वक्त चीन पे, एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, पिट गए, पिटने दिए। ये तो चाटुकारों का काम है साहब। अब हमको निजात चाहिए इन चाटुकारों से। जी 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 सर, एक विश्व की सामरिक दृष्टि से अपन बात करें, अभी हाल ही में अजरबैजान और आर्मेनिया का जो टेंशन चल रहा है, जिसमें तुर्की भी कूद गया है, आप पूरे सिस्टम मतलब पूरे विश्व पटल में कैसे देखते हैं कि क्या हो रहा है? एक तरफ भारत और चाइना का इशू है, एक तरफ पाकिस्तान से इशू है, वियतनाम का चाइना से इशू है, इधर ये अजरबैजान और आर्मेनिया का एक बड़ा टेंशन चल पड़ा है। तो विश्व किस तरफ जा रहा है सर? देखिए साहब, हमको तो युद्ध के बादल दिख रहे हैं। हम जो पुराने सिपाही हैं, अब कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी ये देखना है। लेकिन साहब बात ऐसी है कि आपको युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप युद्ध नहीं चाहते। आप गांधीवादी हैं, आप अहिंसावादी हैं, आप क्या क्या वादी हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपने परेशान कर रखा है हमको, क्योंकि आप लड़ने नहीं देते अपनी सेनाओं को। ठीक है साहब। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप युद्ध नहीं चाहते, इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध नहीं होगा। अगर दूसरे युद्ध पे आमादा है, अगर चीन पाकिस्तान आप पे चढ़ने की तैयारी कर रहा है, तो आप कैसे युद्ध नहीं करो? ये गांधीवाद ने सबसे बड़ा हमको तंग किया है। आजादी के पहले भी किया था, और माफ कीजिए हमारी रिसर्च जाहिर करती, खैर वो किस्सा फिर और कभी, मैं आई डोंट वांट टू डाइग्रेस। लेकिन बात यह है कि अगर आप युद्ध नहीं चाहते, इसका मतलब यह तो नहीं कि चीन और पाकिस्तान आपको आराम से छोड़ देंगे। इफ यू वांट पीस, बी रेडी फॉर वॉर। अगर आप युद्ध के लिए तैयार हैं तो युद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर आप शांति के ढोल बजाते रहेंगे और आपके जो नौकरशाह है वो नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार के लिए ज्यादा प्राथमिकता देंगे, तो फिर क्या हो सकता है साहब? फिर क्या कर सकते हैं? अब ऐसा है कि हमारी सेना ने आपको एडवांटेज दे दिया है। अब जैसे कि 65 में हुआ था, हमने हाजी पीर का दर्रा पकड़ा और बातचीत में हमने वापस दे दिया। उदार हृदय इतना बड़ा है हमारा। सैनिक भी तो 71 में वापस दिए थे। आपने 90,000 सैनिक वापस दे दिए, और आपने बिल्कुल जो है कश्मीर का मसला नहीं सुलझाया, जो उस वक्त आप दुम मरोड़ के पाकिस्तान की सुलझा सकते थे। 90,000 कैदी आपके पास थे, फोकट में वापस दे दिए कि हम तो बहुत महान हैं, गांधीवादी हैं, भगवान बुद्ध के अवतार हैं, इत्यादि इत्यादि। नोबेल पीस प्राइज हमें ही मिलना चाहिए। अब फिर अगर नोबेल पीस प्राइज की लालसा अगर देश की प्राथमिकता के ऊपर चली जाती है, तो फिर क्या किया जा सकता है? जी सर, हमारे साथ में कुछ और पत्रकार भी हैं मध्य प्रदेश के, अभिषेक खरे जी हैं। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। अभिषेक जी बताएं। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री थे, तो उस दौरान उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा था कि हमारा पहला खतरा पाकिस्तान नहीं चाइना है। और ये बात चल रही है 98-99 के समय की। आज हम 20 साल बाद आ चुके हैं उसके। इसके बाद भी हमने उस खतरे को क्यों नहीं महसूस किया, और उस तरह से तैयारी हम क्यों नहीं कर रहे हैं? आज भी हम सरप्राइज क्यों हो रहे हैं? आज भी हमारे प्लान प्रॉपर क्यों नहीं है? ये देखिए साहब, अगर मैं आपको बता रहा हूं ना कि 10 साल यूपीए की सरकार थी, गांधीवादी, अहिंसावादी,
उन्होंने कोई हथियार खरीदने से मना कर दिया, बॉर्डर पे सड़कें बनाने से मना कर दिया। जो केवल एक डिफेंस का चीज वो खरीदना चाहते थे वो थे अगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे लिए बहुत महंगे हैं, मैं नहीं खरीद सकता। वो एक नहीं 12 खरीदना चाहते थे साहब। और जितनी तेजी से वो हेलीकॉप्टर देके खरीदे गए, हम तो हैरान रह गए, क्योंकि उसमें उनको अपनी रिश्वत खानी थी। रिश्वत के सिवा उनको और कुछ दिखता नहीं था। और उन्होंने ना हमारे रफाल जेट लिए, ना उन्होंने हमारे बोफोर तोपे की जो रिप्लेसमेंट गन्स लेनी थी वो ली, ना तो असॉल्ट राइफल्स ली। तो इसके चलते साहब ये 10 साल का जो गैप आ गया हमारे डिफेंस बिल्डअप में, हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अब नीचे गिरी जा रही है। रफाल अभी अभी 5 आए हैं साहब, आपको 120 चाहिए थे और अभी 32 आपको मिलेंगे। 10 साल कोई हथियार नहीं खरीदा, क्या कोई सड़कें नहीं बनाई गई। जब एनडीए की सरकार आई तो हमने उनके पास बहुत हाथ पांव जोड़े थे कि साहब हथियार खरीदने, एयरफोर्स की स्ट्रेंथ जा रही है, आजकल लड़ाई का पूरा दारोमदार एयर पावर पे डिपेंडेंट है। पाकिस्तान की बराबरी पे हम पहुंच रहे हैं, चीन को तो छोड़ दी, और हमको चीन और पाकिस्तान दोनों का खतरा दी, तो हम आज हो गया है। और हालांकि कहना पड़ेगा कि एनडीए सरकार ने काफी जोर लगाया, तो काफी कोशिश, कम से कम यूपीए से तो बहुत ज्यादा, कम से कम 32 रफाल तो रहे आए। और लेकिन बात ये है कि अब जब लड़ाई सर पे आन पड़ी है, हमको इमरजेंसी परचेज करना पड़ा है 30 सुखोई फाइटर्स और MiG-29 का, और क्या कहते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल जो है S-400, उसके लिए हमारे रक्षा मंत्री जी को दौड़ना पड़ा। थैंक गॉड देर आए दुरुस्त आए। अब कम से कम जो है आपका आर्म्स एक्विजिशन तो हो रहा है, सीरियसनेस के साथ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपकी सड़कें बनी है, तभी आप चीन को जवाब थोड़ा बहुत दे पाए। और जब ये तैयारी पूर्ण हो जाएगी तो फिर तो साहब चीन की आप शामत खड़ी कर सकते हैं। अगर हमने ये पहले की होती तो अभी हम शामत खड़ी कर देते। अभी भी हमारी फौज ने बहुत अच्छा किया है और उन्होंने अभी भी चीन को जैसे को तैसा। जी, पूरी तैयारियां है सर, देश की पूरी तैयारियां है, हर तरह से हम लोग डट के मुकाबला करेंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। हमारे साथ में अजय सिसोदिया भी हैं, एमपी लाइव के एडिटर हैं। अजय जी, आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। जी, जनरल साहब बहुत बहुत नमस्कार। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक, आपने कश्मीर और पाकिस्तान की बात करी थी अभी, तो मेरा पहला सवाल यही है कि जब भी हम वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो हम ये क्यों बोलते हैं कि हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप को ही टारगेट बनाया, जबकि हमको अच्छी तरह पता है कि उनकी फौज के बगैर वो टेररिस्ट कैंप वहां हो नहीं सकते। तो हम सेफ गार्ड क्यों लेते, हम खुलकर सामने क्यों नहीं आते? और दूसरा सवाल चीन से जुड़ा हुआ है कि चीन और भारत तो शक्तिशाली देश हैं, लेकिन नेपाल क्यों हमें आंखें दिखा रहा है? तो ये तो वही बात होगी, हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश हो गई। नहीं साहब, बिल्कुल। मैं पहले पाकिस्तान का मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि असली जो क्रिमिनल है वो है पाकिस्तान की फौज। जब 26/11 का हमला हुआ था, 166 हमारे सिटीजन्स भेड़ बकरी की तरह वहां पे मार डाले थे, शहीद किए थे पाकिस्तान के भेजे टेररिस्ट दरिंदों ने। क्या किया हमने पाकिस्तान को? 0, 0, फॉक्सट्रॉट अल्फा, कुछ नहीं किया। पाकिस्तान का बाल बांका नहीं हमने किया। उस वक्त किलोटन पे किलोटन डोसियर भेजे कि आप साहब इनके खिलाफ केस करो। अरे साहब, जिस पाकिस्तान की फौज ने, आईएसआई ने ये टेररिस्टों को रिक्रूट किया, ट्रेन किया, हथियार दिए, भारत में पहुंचाया, हमले करवाए और उनके हमले मिनट बाय मिनट मॉनिटर किए, वो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? मतलब कोई बेवकूफी की भी हद होती है। लेकिन साहब, ये बेवकूफी आपकी पिछली सरकार ने दिखाई, कुछ नहीं किया। थैंक गॉड जब ये सरकार आई, इन्होंने पहले उड़ी में काम लिया। वो हमारे नौकरशाहों ने इतना डराया, ये होगा वो होगा, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, आपका एक सिपाही भी पार गया तो दिल्ली भाप में बदल जाएगा। बकवास।
और उसके चलते हम कहने लगे कि हमने टेररिस्टों पे हमला किया है, आपकी फौज पे नहीं किया। पाकिस्तान की फौज पे हमला होना चाहिए और फिर पाकिस्तान की फौज को आड़े हाथ दिया है। खैर, हमको भी सबक सीख गया। उसके बाद जब पुलवामा का हुआ तो हमने बालाकोट किया। वो 80 किलोमीटर हेलो 80 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाके, तो हम भी शने शने इम्प्रूव कर रहे हैं। और अब हमने चीन को, जो उसका आका है पाकिस्तान को, उसको भी जवाब दे दिया है। जहां तक नेपाल का सवाल है, वहां पे एक मोहतरमा है चीन की एम्बेसडर यंकी, वो उन्होंने तो जो है एक हनी ट्रैप कर दिया है तकरीबन ओली साहब को, और पैसा चीन बहा रहा है पानी की तरह वहां पे, और खरीद लिया है सारे कम्युनिस्टों को। लेकिन सबसे बड़ी दाद देनी पड़ेगी हमारी अपनी। चीन में जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, वहां से राजा को हटाकर कम्युनिस्टों को और माओइस्टों को हमने वहां सत्ता में बिठाया। हमने बिठाया और सेल्फ गोल किया, और वो जब जाके चीन से मिलके आप ही को आंखें दिखा रहे हैं, तो आप किसको गाली दोगे बताइए? आप खुद गुनहगार हो सबसे बड़े। एकमात्र हिंदू राष्ट्र आपको हजम नहीं हुआ। वो राजा को हटा के आपने वहां पे सारे माओवादी आपने वहां बिठाए। जब ये हो रहा था तो हमने पूछा था, साहब हम छत्तीसगढ़ में माओवादियों से लड़ रहे हैं, आप नेपाल में माओवादी बिठा रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आया। तो हमें बोला गया तुम्हारी समझ कम है फौज में, ये अलग माओवादी है, ये हमारे जेएनयू के माओवादी कुत्ते हैं ये सारे। कोई शक है? नहीं सर, बिल्कुल हुए कुत्ते, चीन के कुत्ते। अच्छा जी, ठीक बता सर। एक और इसमें मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से इजराइल की पॉलिसी है कि अगर हमास उनके यहाँ फिलिस्तीन से एक सिंगल मिसाइल भी आती है और उनका एक नागरिक भी मारा जाता है, तो बदले में इजराइल की पॉलिसी है कि वो 2 नागरिक उनके मारता है या 2 मिसाइल उनके ऊपर वॉर करता है। तो क्या हम कभी अपनी पॉलिसी या भारत की ऐसी पॉलिसी बन पाएगी कि हम ऐसा अटैक पड़ोसियों पे कर पाएं, अपने दुश्मन पे, कि अगर वो एक मिसाइल फेंके, एक आदमी को मारे, हमारे सिविलियन को, या एक सैनिक को चोट पहुंचाए, तो हम उनके 2 सैनिक को चोट पहुंचा सकें? उस पॉलिसी पे हम कभी आ पाएंगे आज, अगर इजराइल इतना बड़ा सक्सेस? जी 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 सर, जी बताइए सर। 2 क्यों, 200 क्यों नहीं? जी। अगर हमारे आप 2 सैनिक मारो, तुम्हारे 200 जाने चाहिए। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि ये डोवल डॉक्ट्रिन के चलते और मोदी जी के आने के बाद हम धीरे धीरे ये इजरायली मॉडल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हमने तो उड़ी के बाद, उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक की, कोई 2-2.5 किलोमीटर अंदर जाके 40-50 टेररिस्ट मारे और बगैर खरोच के हमारे लड़के आ गए। कुछ महीने पाकिस्तान चुप रहा। उसके बाद उसने पुलवामा में हमारे 45 मारे, और हमने फिर जो है बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी। 80 किलोमीटर पाकिस्तान प्रॉपर में घुस के हमने उसके कोई 250-300 जो टेररिस्ट हैं वो मारे। ठीक है साहब। और उसके बाद जो आर्टिलरी ड्यूल्स हुई है बॉर्डर पे, उसमें हमने फायर असॉल्ट करके पाकिस्तान की फौज के ठिकानों को भी डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है साहब। उनकी और जो उनकी आर्टिलरी गन और एमिनेशन इत्यादि छोड़ा है। तो अब हमने पाकिस्तान को क्लियरली ऑन नोटिस डाल दिया है कि साहब 10 फार एंड नो फर्दर, अगर आप सीमा के इस तरफ कोई मास कैजुअलिटी टेरर स्ट्राइक करोगे तो हम पलटवार सीमा के पार करेंगे। हम रक्षात्मक होके नहीं लड़ेंगे, केवल ढाल से नहीं लड़ेंगे, तलवार का इस्तेमाल करेंगे। वी विल रेज कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस एनी एक्शन दैट यू डू दिस साइड। आपको वहां पे उसका मुआवजा भुगतना होगा। उसके चलते पाकिस्तान ने डर के सहम के कुछ नहीं किया है बड़े दर्जे का। ये तो आपने भी देखा। और जब हमने 370 पिछले साल हटा दिया, तब भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। उसी को प्रोत्साहन देने के लिए चीन ने यह तमाशा लद्दाख में किया है, और अब वो पाकिस्तान की आईएसआई को बोल रहा है कि तुम दोबारा शुरू करो। चीन को एकदम लगा कि मैं तो लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, मेरे सैनिक तैयार नहीं है, तो अब पाकिस्तान के जरिए अपने मोहरे का इस्तेमाल किया जाए। वो ये
हमारी एक रीडिंग है कि ये पाकिस्तान का प्रोत्साहन देने के लिए ये सारा तमाशा ईस्टर्न लद्दाख में किया है कि हम भी हैं, तुम भी है, हम दोनों मिलके भारतवर्ष को जो है उस पर हावी हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को साफ क्लियर कर दूं कि ऐसी भूल वो ना करे, क्योंकि झटका उसको ज्यादा लगेगा चीन के बदले। बिल्कुल सही बात है सर। एक आखिरी आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर किसी भी तरह की युद्ध की स्थिति बनती है तो रशिया का क्या रोल रहेगा? देखिए, रशिया का रुख बहुत साफ है। जहां तक चीन का मामला है वो खुलकर शायद बात नहीं करेगा, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो शब्दावली क्या है, वी आर इंटरेस्टेड एक्शन क्या। एक्शन ये है कि जब हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रूस गए, उन्होंने बोला साहब आप हमको 30 फाइटर प्रायोरिटी पे दीजिए, उन्होंने कहा ये लीजिए। आगे हमने कहा कि S-400 मिसाइल जो आपको देने थे 2022 तक वो हमको जल्दी चाहिए, क्योंकि S-400 चीन तैनात कर चुका है वहां। तो चीन के प्रोटेस्ट के बावजूद रूस ने कहा बिल्कुल आपको मिलेगी और जल्दी प्रायोरिटी पे मिलेगी। जो भी हथियार हमने रूस से मांगे हैं रूस ने ना नहीं करी। रूस भी जानता है कि कोविड से चीन ने उसको भी संक्रमित किया है, तब ये पूरी जड़ चीन तक, चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तक जाती है। ठीक है साहब, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। क्यों सबसे कम कोरोना के केसेस चीन में है पाकिस्तान में? ठीक है साहब, क्योंकि ये इनके चलाई लगाई हुई आग, और ये रूस में भी लगाई है और रूस भी ये समझता है, वो ट्रस्ट नहीं करता चीन को, वो ट्रस्ट नहीं करता। और हमारा बहुत पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड रहा है। मुझे उम्मीद है कि वो ज्यादा बात नहीं करेगा, लेकिन ठोस एक्शन में रूस का सपोर्ट हमारे साथ रहेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत शॉर्ट स्पान में मैंने आपसे आग्रह किया था और आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।